हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सारे क्वेश्चंस कर लिए थे उसमें। अब जो बचे हुए हैं उनकी बारी है, तो देखते हैं। एक तो 5वां क्वेश्चन ये है और उसी का जैसा एकदम सेम उदाहरण 5 है, दोनों सेम पैटर्न के हैं, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया है। पहले इसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये उदाहरण 5 देखिए। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। उसने संख्याओं लिखा है, संख्या नहीं लिखा। पहली बात तो ये देखना है, संख्याओं लिखा है किस पे? 4 की घात n के लिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5, ये होती है प्राकृत संख्या, अनंत तक जाती है जो। तो n एक प्राकृत संख्या है, मतलब n के ये मान हैं। तो n के मान बदलते जाओगे तो 4 की घात n अलग अलग मिलता जाएगा। जैसे n का मान अगर आपने 1 रखा तो 4 की घात 1 मिलेगा, 2 रखा तो 4 की घात 2, 3 रखा तो 4 की घात 3, 4 रखा तो 4 की घात 4, 5 रखा तो 4 की घात 5। इस तरह से n के मान बदलते जाओगे, संख्याएं अनंत मिलती जाएंगी, इसलिए इसने संख्याओं लिखा है। ठीक है, तो अब इस पर विचार करना है। क्या विचार करना है? जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। n का ऐसा क्या मान रखें जिससे ये संख्या 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब है जैसे 30 0 पे समाप्त हो रही है ना, 420 0 पे समाप्त हो रहा है, तो 0 पे समाप्त होना चाहिए, लास्ट में 0 आना है। तो लास्ट में 0 आ सकता है क्या? 4 की कुछ घात करें तो चेक करते हैं एक बार। 4 की घात 1 4 ही होता है, 4 की घात 2 16 होता है, 4 की घात 3 64 होता है, 4 की घात 4 आप निकालोगे तो 256 आएगा, 4 की घात 5 आप निकालोगे तो 1024 आएगा। आप कितनी भी 4 की घात कर लो, 0 कभी नहीं आएगा लास्ट में, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा वो। तो इसका आंसर तो आएगा कि ऐसा n का कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। क्यों नहीं है उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है, जैसे 30 की बात कर लेते हैं, हमने उदाहरण लिया है, 30 0 पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड करना जरा। 2 ये आ गया 15, फिर 3 ये आ गया 5, और फिर 5 ये आ गया 1। तो 30 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5। अब मैंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया है तो इसके भी कर ही लेते हैं, चल, है ना। 420 के भी कर ही लो। 420 के अगर आप करते हो तो 2 210, फिर 2 105, फिर 3 से जा रहा है 3 3 3 5 15, 5 से जा रहा है 7 बार और 7 से आ रहा है 1 बार। तो 420 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे पास 420 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालते हो किसी संख्या के, वो संख्या जो 0 से समाप्त हो रही है, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक खास बात आएगी। हमेशा उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक तो कम से कम 2 आएगा और कम से कम एक 5 आएगा। मतलब 5 और 2 तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में होंगे ही होंगे। कितनी बार होंगे वो मैटर नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कम से कम एक बार तो 2 और कम से कम एक बार 5 जरूर आना चाहिए, ताकि वो गुणा होकर के 10 बन जाए, जिसके कारण लास्ट में 0 बनता है। तो किसके कारण लास्ट में 0 बनता है? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप करो और वो अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आए, तो वो लास्ट में फिर उनके 0 बन जाएगा उसके कारण। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें भी 2 दिख रहा है, हालांकि 2 बार आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक बार चाहिए अपने को, तो 0 मिल जाएगा आपको उससे। 2 गुणा 5, इसके कारण 0 बन रहा है। तो 0 लास्ट में हो, 0 पर कोई संख्या समाप्त हो, इसकी क्या शर्त है? इसकी शर्त है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। मैं लिख ही देता हूं इस बात को, ये मैंने इधर लिख दिया है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कैसे चेक करें? उसके गुणनखंड कर लो, पता चल जाएगा आपको। तब चेक करते हैं। देखो, 5वां उदाहरण मैं इधर करता हूं, उदाहरण नंबर 5 कर रहा हूं। पहले हमें बोला गया है 4 की घात n के लिए करो जरा गुणनखंड 4 की घात n के। तो 4 के गुणनखंड तो अपने को पता है ना, 2 गुणा 2 होते हैं 4 के, तो इसको तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटा सा ही है। तो उसकी घात कितनी करनी है? n। तो इसकी घात n कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर 2 और 5 दोनों आए क्या? सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया।
अगर सिर्फ 2 आया 5 नहीं आया तो भी नहीं होगा, दोनों एक साथ चाहिए, केवल एक आए उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो आप यहां लिखोगे कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। सेम टू सेम इसके लिए है। 5वां अगर आप क्वेश्चन करते हो तो क्या लिखोगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जिसकी बात पूछे उसके गुणनखंड कर दो। 6 की घात n के भी गुणनखंड बहुत आसान है, हम आराम से कर लेंगे। तो 6 की घात n को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3, इसके गुणनखंड कर दिए, और घात n ऐसे कैसे चलती रहेगी उससे मतलब नहीं है। 2 गुणा 3 आपने लिख लिया, गुणनखंडों में सिर्फ 2 और 3 है, हमें चाहिए कम से कम 2 और 5 तो आए, बाकी कोई आए उससे मतलब नहीं है। 2 और 5 तो मिले, लेकिन 2 मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा। तो सेम टू सेम लाइन यहां लिखेंगे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। मैं लिख भी देता हूं एक बार, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी कभी भी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऐसे करने हैं, एकदम सिंपल लॉजिक है, होंगे छोटे ही, लॉजिक उसका ये है। ये लाइन आप हमेशा ध्यान रखें जो मैंने लिखी है, इसको नोट करें अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है। हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं तो आपको पता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्याएं होती है, और भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें किसी का भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं होती है। मतलब अभाज्य के अलावा जो है वो सब भाज्य है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर हम प्राकृत संख्याएं लिखें, मैं 2 से शुरू कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के ढेरों ले सकते हो आप, अनंत तक जाती हैं। 2 के गुणनखंड और कुछ होगा नहीं, तो ये तो अभाज्य हो जाएगी। 3 के भी और कोई गुणनखंड होते नहीं है, अभाज्य हो जाएगी। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, तो जिसके गुणनखंड हो जाते हैं इसका मतलब वो अपने गुणनखंड से विभाजित हो जाता है। 4 2 से भाग चला जाएगा 4 में, इसका मतलब 4 भाज्य है 2 से, तो 4 भाज्य संख्या हो गई। तो 4 को आप क्या लिखोगे, भाज्य। भाज्य बोल दो या फिर संयुक्त संख्या भी बोलते हैं इसको, बहुत सारी किताबों में संयुक्त लिखा रहता है, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। ऐसा संयुक्त संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मैं एक बार लिख देता हूं, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कभी आपको पढ़ना पड़ जाए कहीं पर तो आपको पता होना चाहिए नाम उसके। 5 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके कोई गुणनखंड होंगे नहीं। 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3, तो जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वो संयुक्त या भाज्य संख्या है, जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते वो अभाज्य संख्या है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, अभाज्य किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको लिखोगे आप, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड ना हो, मतलब उस संख्या के अलावा और दूसरे गुणनखंड ना मिले। 2 गुणा 1 तो लिख ही सकते हैं लेकिन और कोई ना मिले, समझने वाली बात है। तो केवल आपके याद रखने के लिए लिखा है मैंने, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अभाज्य संख्या तो वो हो गई, और भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या मतलब जिसके कोई गुणनखंड मिल जाए, जिसके गुणनखंड संभव हो, या कह लो कि जिसे
कम से कम 2 संख्याओं के गुणज के रूप में लिखा जा सके। 2 संख्याओं के गुणज के रूप में मतलब जैसे 2 गुणा 3 लिख दिया, इसको 2 गुणा 2 लिख दिया। अब ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हो इसको 2 गुणा 1 लिख दिया, लेकिन ये 2 संख्याएं जिसको बोला है ना, ये संख्याएं दोनों 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ये तो अंडरस्टूड है, मतलब ये थोड़ा समझने के लिए लिखा है केवल, प्रॉपर डेफिनेशन तो अच्छे से लिखी जा सकती है। समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा अभाज्य कौन सी है, भाज्य कौन सी है। अब इसमें चेक करना है, एक संख्या हमें दे रखा है, इसका ए पार्ट मैं लिख देता हूँ, पार्ट बना देता हूँ, बुक में नहीं बनाया हुआ है, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। तो ये +13 ये ए पार्ट है मान लो, इसकी बात करनी है। अब इसको एक तरीका तो ये है कि इसको पूरा सॉल्व करो, हल करो, उसके बाद इसके गुणनखंड करो और चेक करो कि भाई गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो भाज्य संख्या, नहीं हो रहे हैं तो अभाज्य संख्या। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। बीच में आपको प्लस का निशान दिख रहा है, ये सब गुणा के हैं, यहां ब्रैकेट लगा लो एक, ठीक है। अब इस संख्या और प्लस में इस संख्या में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 13 इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 13 आप कॉमन ले लो। 13 अगर यहां पर कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, 7 गुणा 11, ये तो बाहर आ गया, और प्लस में क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा। क्या बन गया ये 13 और 11 सते 77 प्लस 1, तो ये 13 गुणा 78 बन गया। मतलब 2 संख्याओं के गुणज के रूप में लिख दिया हमने इसको। अगर इसको 2 संख्याओं के गुणज के रूप में लिख दिया, इसलिए आप यहां कह सकते हो कि ये भाज्य संख्या है, या फिर कह सकते हो कि ये संयुक्त संख्या है। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। ऐसे ही ये वाला देख लो, सेम टू सेम, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5, ये पूरा एक सेक्शन, प्लस में 5 एक सेक्शन। इन दोनों में से 5 आप आराम से कॉमन ले सकते हो। अगर यहाँ 5 की जगह कुछ और होता तो कॉमन नहीं आ पाता। तो अब ये कितना बन जाएगा, 5 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1। हालांकि दिख गया कि एक संख्या ये हो गई, एक ही हो गई, तो भाज्य हो गई, लेकिन फिर भी कैलकुलेट तो कर ही लेते हैं पूरा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 1008 प्लस 1, ये बन गया 1009। 2 संख्याओं के गुणज के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये हो गई भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो आप। एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है 7th, वो देखते हैं। देखो 1.2 का आखिरी प्रश्न है 7th। अब ये काफी लंबा सा प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एलसीएम लें कि एचसीएफ लें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। पिछले वाले एक्सरसाइज में 1.1 में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन इसमें हम अधिकतम लिखा रहता था हर जगह, तो हम मान लेते थे कि वो एचसीएफ का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर ना अधिकतम ना न्यूनतम कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो फिर कैसे समझ में आए, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो ये वृत्ताकार पथ जो है, मान लो इस तरह का है, यहां से वो लोग शुरू कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही। एक ने यहां से शुरू कर दी, दूसरे पे भी सेम टाइम पे यहीं से शुरू कर दी। कौन कौन है, एक तो सोनिया है और एक रवि है, दोनों ने चक्कर लगाना शुरू किया। सोनिया तो 18 मिनट में लगाएगी, रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। रवि थोड़ा फास्ट है, ठीक है। तो कितने चक्कर लगाने के बाद, क्योंकि एक चक्कर लगेगा जब रवि तो 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, सोनिया यहीं पर रह जाएगी क्योंकि उसको तो 18 मिनट लगते हैं पहुंचने में। और जैसे सोनिया यहाँ पर आएगी तो रवि और आगे निकल जाएगा, तो वापस यहाँ तो मिल नहीं पाएंगे। वो कितने चक्कर के बाद मिल जाएंगे ये हमें बताना है। मान लो सोनिया ने तो n चक्कर लगा लिए और इसने m चक्कर लगा लिए और उसके बाद वो मिल गए। देखो वैसे तो इसका एलसीएम लेने पर तुरंत आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि एलसीएम क्यों लेना है इसका, है ना, ताकि आप क्वेश्चंस कर सको, नए क्वेश्चंस भी। तो उस लॉजिक के लिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखो आप, माना सोनिया n चक्कर तथा n की जगह ऐसा करो a चक्कर तथा रवि b चक्कर लगाने के बाद
प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, तो मान लो पहले वाले के तो 10 चक्कर हुए, इसने उतनी देर में 15 लगा दिए और फिर जाके यहां मिले वो दोनों एक साथ। लेकिन एक के तो 10 चक्कर ही हुए, उतने ही टाइम में दूसरे के 15 चक्कर हो गए, क्योंकि स्पीड अलग अलग है ना। तो यहां पर क्या होगा, सोनिया को कितना समय लगा, कितने चक्कर लगाए उसने, 1 चक्कर लगाए, और 1 चक्कर में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। तो सोनिया को लगे 18 गुणा ए मिनट, क्योंकि 1 चक्कर में 18 मिनट लगते हैं और कुल ए चक्कर लगाए तो 18 गुणा ए मिनट लग गए उसको। ऐसे ही रवि का अगर समय निकालें, रवि कितने समय में पहुंचा, रवि पहुंचेगा 1 चक्कर लगाने में 12 मिनट लगे हैं और टोटल 20 चक्कर लगाए हैं उसने, तो 12 गुणा 20 मिनट में वो मिल गया उससे। ठीक है, तो समय तो दोनों का सेम ही है ना। 1 घंटे बाद मिल गए मान लो टोटल, इसके तो इतने चक्कर लगे, इसके इतने चक्कर लगे, लेकिन अल्टीमेटली 1 घंटे में मिल गए, सेम टाइम पे मिलेंगे। इसका मतलब ये दोनों समय तो है तो सेम ही, एक्चुअल में ये दोनों है तो सेम बात ही। 18 गुणा ए कहो या 12 गुणा बी कहो, संख्या सेम ही आएगी, क्योंकि जितने समय में ये मिल रहा है उतने ही समय में ये मिल रहा है ना, समय तो सेम ही है, तभी तो मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों संख्या सेम आएंगी। तो एक ऐसी संख्या आ रही है जो 18 से भी भाग जा रहा है जिसमें, और जिसमें 12 से भी भाग जा रहा है। ऐसी संख्या है जिसमें 18 का भी भाग जा रहा है, उसमें 12 का भी भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या कौन सी आएगी, 18 और 12 दोनों से भाज्य हमें संख्या निकालनी है, तो इन दोनों का एलसीएम ही निकालना पड़ेगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 18 और 12 उसके गुणज ही है ना एक तरीके से, 18 और 12 दोनों से भाज्य है, या कह लो 18 और 12, इस 18 इसका गुणज है, 12 इसका गुणज है, दोनों सेम ही संख्याएं हैं, दिखने में बस अलग लग रही है रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसका गुणज 18 है, इसका गुणज 12 है, तो 18 और 12 दोनों उस संख्या के गुणज हैं। तो किस संख्या के गुणज हैं, जो इनके एलसीएम से आएगी, वही क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो उनका दोनों का गुणन आ रहा है, दोनों का कॉमन जो मिल रहा है गुणज। तो 18 और 12 दोनों संख्या के गुणज एलसीएम ही होता है, दोनों का गुणज आएगा जो इनसे बड़ा ही आएगा। और एलसीएम से वैसे भी संख्या बड़ी मिलती है, एचसीएफ से उन दोनों से छोटी संख्या मिलती है, एलसीएम से उन दोनों से बड़ी संख्या मिलती है, जनरली ज्यादा ज्यादा उनके बराबर मिल सकती है। तो इन दोनों का अल्टीमेटली हमें एलसीएम निकालना है। तो दोनों से भाज्य हो या दोनों उस संख्या से के गुणा जा रहे हो, दोनों ही केस में एलसीएम निकालना होता है। और दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 18 का देखो और 12 के फैक्टर कर लो। 18 के क्या आएंगे, 2 से जाएगा 9 बार, फिर 3, 2 से जाएगा 6, फिर 2, फिर 3 और ये 1। तो 18 तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 1, 3 की घात 2, और 12 क्या आया 2 की घात 2 और 3 की घात 1। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हमने बहुत क्वेश्चंस में किया है पिछले वीडियो में। तरीका होता है जितने भी हैं अलग अलग गुणनखंड वो देख लो, 2 है 3 है, और अधिकतम घातें ले लो उनकी। अधिकतम मतलब 2 की अधिकतम घात यहाँ 2 दिख रही है 1 और 2 में से, 3 की भी अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो ये ले लो 4 गुणा 9, 9 चौक 36 हो गया। तो 36 मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे। अब इसको समझते हैं कि 36 मिनट एलसीएम आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि 36 मिनट का मतलब है कि सोनिया ने तो 2 चक्कर लगाए, सोनिया ने 36 मिनट में कितने चक्कर लगाए, 2 चक्कर लग गए पूरे, और रवि के पूरे 3 चक्कर लग गए तब जाकर के वो मिले। रवि ने तो 1, 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट में यहीं पहुंच गया रवि घूम फिर करके। सोनिया 18 मिनट, दूसरे चक्कर में 36 मिनट में वापस वो भी यहीं पहुंच गई। पहुंचे दोनों 36 मिनट में यहीं पे हैं, रवि ने लेकिन 1 चक्कर ज्यादा लगा लिया। अपने को बस ये बताना था कितने मिनट बाद वो वापस से उस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो 36 मिनट बाद दोनों उस पॉइंट पर मिल जाएंगे, जिसमें से सोनिया के 2 चक्कर रहेंगे, रवि के 3 चक्कर रहेंगे। तो ये एक्चुअल में सोनिया के जो 2 चक्कर लगे ना, तो ये 18 गुणा 2 है ए का मान एक्चुअल में यहाँ पर, और ये जो बी है ये एक्चुअल में 3 है, 12 गुणा 3 36, 18 गुणा 2। ये इस तरह से होती है सब वैल्यू, सब कुछ कनेक्टेड है एक्चुअल में। आप अगर ध्यान से डीपली पढ़ो तो सब कुछ आपको समझ में आएगा।
तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये 1.2 प्रश्नावली तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 1.3 प्रश्नावली शुरू करेंगे, जो कि अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है। कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं वो। सिस्टमैटिकली अगर आप उनको ध्यान से समझोगे तो एक प्रश्न आते ही सारे क्वेश्चन सेम तरह से हो जाते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।